हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमर। आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10 साइंस स्ट्रीम का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। आज हम लोग इसको बहुत बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझने वाले हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, इसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन है क्या? तो सबसे पहले हम लोग जहाँ जानेंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश कितने सीधी रेखा में जाती है, किस प्रकार से गमन करती है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आज हम लोग जानते हैं प्रकाश। सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे। यहाँ पर प्रकाश का परिभाषा देखते हैं हम लोग। तो प्रकाश है क्या? तो यहाँ लिखेंगे प्रकाश वह कारक, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार का वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। उसी को ना प्रकाश कहेंगे। जहाँ पर कोई वस्तु रखा रहेगा, हम लोग साफ साफ देखेंगे किसकी सहायता से? अंधेरा में तो नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश वही कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। अब हम लोग इसको और भी एक तरीका से लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको जान सकते हैं। प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है जो सरल एवं समदैशिक माध्यम में एक सीधी रेखा में गमन करती है। तो हम लोग बोल सकते हैं प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो सरल एवं समदैशिक माध्यम में एक सीधी रेखा में गमन करती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो सरल एवं समदैशिक माध्यम में एक सीधी रेखा में गमन करती है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो सरल एवं समदैशिक माध्यम में एक सीधी रेखा में गमन करती है। तो हम लोग इससे यह जाने कि प्रकाश जो है, एक पॉइंट यहाँ ये बना कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश कैसी तरंग है? प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और हम लोग को एक पॉइंट यहाँ ये भी मिल रहा है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। हमेशा प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। ये बात हम लोग को याद रखना है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में गमन करती है। अब हम लोग एक बात और जानेंगे कि प्रकाश जो है इसकी चाल जो है, मतलब निर्वात में कितनी होगी, मतलब हवा में इसकी चाल कितनी है। तो ये बात, हवा को हम लोग मान लेते हैं निर्वात, जो खाली जगह है उसमें प्रकाश की स्पीड कितनी होगी। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। अगर कोई पूछ दे प्यारे बच्चों, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको हम लोग पढ़ेंगे मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ बात किया जाए निर्वात में प्रकाश की चाल, तो याद रखना कि निर्वात में मतलब हवा में जो प्रकाश की स्पीड होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ये बात हम लोग रखेंगे याद। अगर पानी में प्रकाश की चाल पूछे, प्रकाश की चाल बराबर 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है।
अगर पानी में पूछा जाए प्रकाश की चाल तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब आता है, अब निर्वात में प्रकाश की चाल समझ गए, पानी में प्रकाश की चाल समझ गए। अब कांच में प्रकाश की चाल पूछा जाए तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये हम लोग को याद रखना है। अब हम लोग यहां तक समझ गए कि प्रकाश है क्या। तो प्रकाश वही है जिसकी सहायता से हम कोई वस्तु को देख सकते हैं या सरल एवं समदेशिक माध्यम में गमन करती है उसे प्रकाश कहते हैं। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल भी अलग अलग होती है, हम लोग को पता है। लेकिन ये प्रकाश जो है निकलती है कहाँ से, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। प्रकाश जो है कोई ना कोई वस्तु से निकलती है। तो प्रकाश जो उत्पन्न होने का कोई ना कोई जरिया होगा ना कोई वस्तु होगा। जैसे टॉर्च, इससे भी प्रकाश निकलती है। अगर यदि लालटेन का बात करें, इससे भी क्या निकलती है, प्रकाश निकलती है। बल्ब का बात करें, इससे भी क्या निकलती है, प्रकाश निकलती है। एलईडी, मतलब जितना आप बात करें, ये सब क्या है, प्रकाश का विभिन्न स्रोत है। ये सबसे क्या निकलेगा, प्रकाश निकलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जिस वस्तु से निकलेगा उस वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत। मतलब प्रकाश निकलने वाला स्रोत को ही क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत का नाम से जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर प्रकाश स्रोत के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश स्रोत, अगर कोई पूछ दिया कि प्रकाश स्रोत है क्या, तो हम लोग इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रकाश स्रोत क्या है, तो हम लोग लिखेंगे जिस वस्तु से, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल का अगर बात करें, जैसे अगर बात करें तो जैसे अगर बोले तो सबसे पहले टॉर्च लिख देते हैं। टॉर्च के बाद क्या लिख सकते हैं, और बल्ब, लालटेन, सूर्य भी तो हो सकता है। सूर्य जो है संसार में तो सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत का एक उदाहरण है। सूर्य जो है ये प्राकृतिक भी है और एक प्रकाश का एक बड़ा सा उदाहरण है, कह सकते हैं। इससे अधिक मात्रा में प्रकाश निकलती है। टॉर्च, बल्ब, लालटेन, सूर्य, तारा भी हो सकता है कि नहीं, जुगनू भी हो सकता है, जुगनू जो रात का अंधेरा में चमकता है आदि, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इसको हम लोग इस प्रकार से जानते हैं। तो प्रकाश स्रोत के बारे में हम लोग समझ गए कि प्रकाश जिस वस्तु से निकलेगी उसी को प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब प्रकाश स्रोत कई प्रकार का हो सकता है। प्रकाश जो निकलता है ये 2 प्रकार का हो सकता है। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होंगे, 2। प्रकाश निकलने वाले वस्तु 2 प्रकार के हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रकाश स्रोत के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। अगर पहला पूछा जाए तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसको बोलेंगे। अब दूसरा आ रहा है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। पहले मानव निर्मित लिख देते हैं, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। चलिए अब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का बारे में जानते हैं। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत उसी को कहेंगे जिसे प्रकृति या ईश्वर ने बनाया हो। जिसे प्रकृति या ईश्वर ने बनाया हो उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में अगर बात करें तो वैसा प्रकाश स्रोत जिसे प्रकृति या ईश्वर ने बनाया हो उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। अगर इसका उदाहरण अगर बोला जाए तो सूर्य हो गया, तारा हो गया, है ना, ये सब क्या है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। अगर मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहा जाए तो हम लोग सीधा सिंपल वाली याद रखेंगे कि वैसा प्रकाश स्रोत जिसे मानव ने खुद बनाया है और अपनी आवश्यकता के लिए बनाया है उसे क्या कहेंगे, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत तो जानते हैं, टॉर्च, बल्ब, लालटेन, ये सब क्या है, मानव अपने सहायता के लिए बनाया गया और खुद अपने से बनाया है इसको, तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का परिभाषा अगर बोला जाए, यही लिख देते हैं हम लोग, बोलेंगे वैसा प्रकाश स्रोत, यहां पर वैसा प्रकाश स्रोत जिसे प्रकृति
जिसे प्रकृति या ईश्वर ने बनाया हो उसे प्राकृतिक भी लिख सकते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये बात को हम लोग को याद रखना है कि वैसा प्रकाश स्रोत जिसे प्रकृति या ईश्वर ने बनाया हो उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब इसका जैसे का बात करें, जैसे क्या लिख सकते हैं, सूर्य, तारा, जुगनू भी तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, इसको ईश्वर या भगवान ही ने बनाया है। तो इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे कि वैसा प्रकाश स्रोत जिसे प्रकृति या ईश्वर ने बनाया उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसे मानव ने नहीं बनाया, इसे भगवान ने बनाया है। चलिए अब मानव निर्मित में आ जाते हैं। अब इसमें सिंपल बात, जिसे मानव अपने हाथ से हस्तशिल्प से तैयार किया गया हो, तो वैसा प्रकाश स्रोत जिसे प्राकृतिक, यहां पर क्या है, वैसा प्रकाश स्रोत जिसे मानव ने खुद बनाया हो उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब यहां पर ध्यान देना है कि वैसा प्रकाश स्रोत जिसे मानव ने खुद बनाया हो उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो मानव ने क्या क्या बनाया है, क्या क्या दे सकते हैं मानव में, टॉर्च दे सकते हैं ना, टॉर्च, बल्ब भी तो दे सकते हैं, लालटेन भी तो दे सकते हैं, लालटेन भी दे सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं, आदि यहां लिख देते हैं। ये सब क्या है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। तो हम लोग प्रकाश का मतलब प्रकाश स्रोत के बारे में पढ़ चुके हैं। अब प्रकाश स्रोत से आगे सब चलते हैं तो हम लोग को एक और टॉपिक दिखाई पड़ता है, प्रदीप्त वस्तु, और एक टॉपिक आता है अप्रदीप्त वस्तु। तो हम लोग बारी बारी इसको पहले समझते हैं। प्रदीप्त वस्तु अगर बोला जाए तो वह वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, मतलब जो वस्तु जिससे प्रकाश निकलेगा, है ना, जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसे प्रदीप्त वस्तु कहेंगे, है ना। प्रदीप्त वस्तु को हम लोग जो है आत्मदीप्त भी बोल सकते हैं। प्रदीप्त का दूसरा नाम है आत्मदीप्त। तो याद रखना है कि वह वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करती है उसे प्रदीप्त वस्तु, या प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तु मतलब सीधा वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसका परिभाषा को लिखते हैं। तो वह वस्तु यहाँ पर ध्यान देना है, वह वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करती है, प्रकाश यहाँ उत्सर्जित लिख देते हैं, प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त या आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। अब जैसे का बात करें तो वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, तो कौन कौन, टॉर्च भी तो करती है, सूर्य भी तो करती है, तारे भी तो करती है, उसके बाद लालटेन भी क्या है, प्रदीप्त ही तो है लालटेन। इसमें हम लोग मतलब प्रकाश स्रोत के आधार पर अगर बात करें तो दोनों प्रकार का वस्तु जो है प्रदीप्त में आ सकता है, यानी प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों मिला के दे सकते हैं। टॉर्च जो आ रहा है हम लोग इस पर दे सकते हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु। वैसा वस्तु जो जलता हो उसी को क्या कहेंगे, प्रदीप्त, मतलब जो प्रकाश उत्पन्न करता है, जो लाइट को उत्पन्न करता है। अब आते हैं अप्रदीप्त वस्तु में। अप्रदीप्त वस्तु सीधा इसी का उल्टा वाला बात है।
वह वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसे अप्रदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु भी बोलेंगे इसको। वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो यहाँ सिंपल सी बात है, वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब इसका जैसे का बात अगर करें, इसका एग्जाम्पल का बात करते हैं, तो अगर यदि बोलेंगे क्या लकड़ी प्रकाश उत्पन्न करेगी? नहीं करेगी। टेबल करेगी प्रकाश उत्पन्न? नहीं करेगी। किताब नहीं करेगी। कलम नहीं करेगी। ये सब क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। ये सब अप्रदीप्त वस्तु है। अब हम लोग आते हैं प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु के बाद आते हैं। अब प्रकाश जो है, प्रकाश तो प्रदीप्त वस्तु से निकलती है, प्रदीप्त वस्तु से, अप्रदीप्त से नहीं निकलती है। अब प्रकाश जब निकलती है तो ये वायुमंडल में कहीं ना कहीं पहुंचती है। तो प्रकाश जो वायुमंडल में पहुंचती है तो किस प्रकार की घटना होती है? एक घटना होती है प्रकीर्णन। एक घटना आती है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, इसको हम लोग को ध्यान से पढ़ना है। प्रकाश का प्रकीर्णन इंपॉर्टेंट भी है, इसको समझना है पहले। तो प्रकाश का प्रकीर्णन से हम लोग यही समझते हैं, जब प्रकाश जो है ना वायुमंडल में पहुंचती है, तो प्रकाश जैसे वायुमंडल में पहुंचती है तो वायुमंडल में बहुत सारे धूलकण होते हैं, है ना, धूलकणों पर। तब जाकर धूलकणों पर जब टकराती है प्रकाश, तो वो धूलकण जो है प्रकाश को, जो किरण को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। जब कोई प्रकाश है, जैसे यहाँ धूलकण है, तो प्रकाश इस पर गया, तो ये धूलकण जो है उस प्रकाश की किरण को क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। अवशोषित करके ये पुनः क्या कर लेता है? पुनः वायुमंडल का चारों ओर इसको विकृत कर देता है, फैला देता है। चारों ओर ये जो फैलाने की प्रक्रिया होगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग सीधा सी बात याद रखेंगे, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित कण उस प्रकाश की किरण को अवशोषित कर पुनः चारों ओर क्या कर लेती है? उसको फैला देती है या विकृत कर देती है। उसी को हम लोग बोलेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। तो हम लोग इसको परिभाषा से समझते हैं। तो परिभाषा से अगर बात किया जाए, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो वायुमंडल में उपस्थित कण, वायुमंडल में बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं, तो वायुमंडल में उपस्थित कण उन प्रकाश की किरण को अवशोषित कर लेती है। अवशोषित कर पुनः चारों ओर, याद रखना, पुनः चारों ओर विकृत कर देती है। विकृत मतलब फैला देती है। क्या कर देती है? फैला देती है। विकृत कर देती है। विकृत यानी फैला देती है, है ना। तो एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं प्रकाश को छितरा देती है। तो प्रकाश के फैलने की इस प्रक्रिया, प्रकाश के फैलने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन भी कह सकते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं।
सीधी याद रखना है कि जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित कण जो है उन प्रकाश की किरण को अवशोषित कर पुनः चारों ओर क्या कर लेती है, इसको विकृत कर देती है, यानी फैला देती है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे। तो प्रकीर्णन को आसानी से समझ चुके हैं। अब आते हैं हम लोग, अब किरण पर आते हैं। किरण कहते हैं किसको है? तो किरण उसी को कहेंगे, प्रकाश जो गमन करती है, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को ही हम लोग किरण कहेंगे। जैसे प्रकाश टॉर्च, अगर टॉर्च को हम लोग जलाते हैं तो टॉर्च की जो गमन पथ होता है प्रकाश का, उसी को क्या कहेंगे? किरण। तो किरण हम लोग यहां पर लिखेंगे किरण। किरण का अगर बात किया जाए, प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। तो कभी भी हम लोग को किरण पूछा जाए तो प्रकाश की गमन पथ की दिशा को ही हम लोग किरण कहेंगे। प्रकाश जिधर गमन करती है उसे किरण कहते हैं। अब ये किरण जो है गमन करती है तो मतलब सीधी रेखा में जाती है, लेकिन किरण जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। किरण जो होते हैं ये अलग अलग प्रकार समूह में जाती है ना। कोई अपसारी किरण पुंज होते हैं, कोई अभिसारी होते हैं, कोई जो होता है पैरेलल होके जाती है। किरण जो होती है, जब टॉर्च से जब प्रकाश निकलेगी, बहुत सारे किरण निकलती है, एक किरण तो निकलेगी नहीं, इससे बहुत सारे किरण निकलेगी। जब किरण निकलती है तो ये किरण कभी क्या होती है, टॉर्च से फैलती भी नजर आती है। कभी कभी हम लोग को लगेगा किरण फैल रही है, कभी कभी ये किरण हम लोग को क्या लगेगी कि टॉर्च में लगती है कि ये किरण एकदम सीधा जा रही है, एकदम स्ट्रेट लाइन पर जा रही है ना। और कभी कभी हम लोग को ये किरण कैसा लगेगा, कभी कभी हम लोग को लगेगा कि टॉर्च में जो है आकर मिल रहा है, कहीं पर एक बिंदु पर अवसरित हो रही है, आकर एक बिंदु पर आकर मिल रही है। तो हम लोग, तो किरण जो होता है अलग अलग प्रकार का होता है, वो किरण को हम लोग समझने वाले हैं। किरण क्या है और किरण जब मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे। जब ढेरी किरण एक साथ, बहुत सारा किरण मिलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो एक साथ अगर यदि बहुत सारे किरण आएंगे रहेंगे तो उसको हम लोग किरण पुंज कहते हैं। तो किरणों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? किरण पुंज। तो बहुत सारे अगर किरण एक साथ रहे तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? किरण पुंज। क्या कह सकते हैं इसको? किरण पुंज। अगर यदि किरण बहुत सारे हो तो किरण पुंज। या इसको और एक बात बोल सकते हैं, किरण नहीं बोलना तो आप प्रकाश बोल दीजिए, प्रकाश ही ना जमा हो रहा है तो इसको हम लोग प्रकाश पुंज भी बोल सकते हैं। तो किरण जो है किरणों के समूह या प्रकाश के समूह को हम लोग बोलेंगे किरण पुंज। तो यहां पर हम लोग पहले किरण पुंज के बारे में जानते हैं। तो किरण पुंज है क्या? किरण पुंज, किरण पुंज का दूसरा नाम है प्रकाश पुंज। क्या नाम है? प्रकाश पुंज। ठीक, यहां हम लोग को देखना है किरण पुंज या प्रकाश पुंज कैसे कहेंगे। यहां लिखेंगे किरणों के समूह को, किरणों के समूह को अगर बात करें तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं, या इसको किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज भी बोल सकते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। तो हम लोग को यहां ध्यान देना है कि किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। अब ये किरण पुंज प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? ये किरण पुंज जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज जो है, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार में है कौन कौन? तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो इसमें आता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अब अपसारी किरण पुंज है क्या? तो इसको अगर हम लोग जानते हैं तो अपसारी किरण पुंज वही है तो जिसमें कि किरण जो है एक ही बिंदु, जैसे कि कोई बिंदु से ही किरण निकल रहा हो, एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती है। एक बिंदु से निकल रहा, देखिए फैल रहा नहीं, फैलती हुई चली जाती है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अपसारी किरण पुंज। देखिए यहाँ किरण जो है एक बिंदु पर निकली, ये बिंदु है, यहाँ से निकलकर फैलती चली जाएगी, उसे क्या कहेंगे हम लोग? अपसारी। ये अपसारी किरण पुंज हम लोग बोल सकते हैं इसको, अपसारी किरण पुंज। तो इसका परिभाषा के रूप में अगर इसको सेट करें तो यहां इसको लिख रहे हैं वह किरण पुंज, इसको लिखेंगे वह किरण पुंज
वह किरण पुंज जिसमें किरणों के समूह एक बिंदु स्रोत, ये बिंदु स्रोत लाइट भी हो सकता है, टॉर्च भी हो सकता है, ये बिंदु स्रोत इसको बोल सकते हैं यहाँ बिंदु स्रोत, ये बिंदु स्रोत है, ये बिंदु स्रोत लाइट भी हो सकता है, टॉर्च कुछ भी हो सकता है, वहां से निकलता है। वह किरण पुंज जिसमें किरणों के समूह एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है, फैलती हुई चली जाती है। वह किरण पुंज जिसमें किरणों के समूह एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अगर इसका आप फिगर बनाना चाहते हैं तो यहां पर एक बिंदु स्रोत देंगे, यहां से किरण को फैला देंगे, यहां से ये फैलती चली जा रही है, यहां से ये फैलती जा रही है, और यहां पर हम लोग यहां से दिखाएंगे ये फैल रही है यहां से, तो ये एक बिंदु स्रोत है, यहां पर लिख देंगे बिंदु स्रोत। यहां से प्रकाश फैलती जा रही है, इसलिए इसको बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। तो हम लोग फाइनली इसको लिखकर यहाँ चित्र को भी बना के दिखाना पड़ेगा, यहाँ हम समझने के लिए इसको बनाए थे। चलिए, इसको हम लोग समझ चुके हैं कि वह किरण पुंज जिसमें किरणों के समूह एक बिंदु से निकलकर फैलती भी चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब हम लोग समांतर किरण पुंज के बारे में समझते हैं। समांतर किरण पुंज है क्या? तो दूसरा नंबर पे आते हैं समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज है क्या? तो बोलेंगे वह किरण पुंज जो एक दूसरे के, हर एक किरण एक दूसरे के पैरेलल होगी, है ना, समांतर होगी, एक दूसरे के बराबर में जाती हुई नजर आएगी। तो वह किरण पुंज जिसमें किरणों के समूह एक दूसरे के समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो थोड़ा हम लोग को यहाँ ध्यान देना, वह किरण पुंज जिसमें किरणों के समूह एक दूसरे के समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज। अब समांतर रेखा है क्या? अगर यदि एक रेखा के सामने और बराबर दूरी पर दूसरी रेखा खींचा जाए तो इसको हम लोग समांतर रेखा कहते हैं, अगर किरण भी इसी पथ का गमन करे, अगर रेलवे लाइन आप लोग जानते होंगे, रेलवे लाइन की अपना अपना बराबर दूरी में ये रहता है, ये भी समांतर लाइन पर रहता है। तो हम लोग यहाँ पर सीधी रेखा की बात कर रहे हैं, तो सीधी रेखा में बात करें तो समांतर, तो यहाँ पर वह किरण पुंज जिसमें किरणों के समूह एक दूसरे के समांतर हो, इसको समांतर किरण पुंज। इसका अगर फिगर का बात करें, फिगर इसका अगर बनाते हैं तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखा पर दूसरा रेखा पैरेलल बनाएंगे, यहाँ पर इस प्रकार से जा रही है, तो यहाँ किरण जो है यहाँ जा रही है, इसको हम लोग बोलेंगे समांतर किरण पुंज। यहाँ इस प्रकार से फिगर को भी बना के दिखाना है हम लोग को, ताकि हम लोग को मतलब सही से समझ में आए। अब तीसरा आता है, अब सबसे पहला पढ़े अपसारी, दूसरा पढ़े समांतर, अब पढ़ेंगे अभिसारी किरण पुंज। अब किरण जो है, पहला में पढ़े कि किरण फैलती भी चली जाती है, दूसरा में पढ़े कि किरण एक दूसरे के समांतर जाती है, अब तीसरा में हम लोग पढ़ रहे हैं कि किरण जो होती है एक बिंदु पर आकर किस प्रकार से मिलती है, उसको जानेंगे। तीसरा में अब है अभिसारी किरण पुंज। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे वह किरण पुंज जिसमें किरणों के समूह एक बिंदु
पर आकर मिलती है। यहां पर बोल रहा है कि वह किरण पुंज जिसमें किरणों के समूह एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, या अगर बात करें मिलती हुई, या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अब अभिसारी किरण पुंज वही है कि वह किरण पुंज जिसमें किरणों के समूह एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहां पर एक बिंदु इस प्रकार से है, यहां पर देख रहे हैं कि किरण आकर इस पर आकर मिल रही है, यहां पर इस पर आकर किरण मिल रही है, तो देख रहे हैं यहां तीर का निशान अंदर की ओर जा रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे इसको? अभिसारी किरण पुंज। तो इस प्रकार से हम लोग अपसारी, समांतर और अभिसारी याद रखेंगे कि अगर अपसारी पूछा जाए तो फैलती चली जाती है, अगर समांतर पूछा जाए तो एक दूसरे के समांतर चली जाती है किरणें, और अभिसारी का बात किया जाए तो एक ही बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। मिल रहा ना, यहाँ आकर मिल रहा है, ये सब एक बिंदु पर आकर मिल रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब हम लोग इसके बाद हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जो है वस्तु से होकर अगर प्रकाश को गुजारा जाए तो वो वस्तु जो है, मतलब प्रकाश वस्तु से होकर जो प्रकाश गुजरेगा तो वो वस्तु से होकर प्रकाश क्या इस पार से उस पार जा सकती है, कि वस्तु जो है मतलब वस्तु में ही मतलब टकरा कर वापस लौट जाती है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं अगर कोई वस्तु है, यहाँ पर अगर इस पर प्रकाश इधर यहाँ से डालते हैं तो ये प्रकाश अगर इस पार में बाहर निकल जाती है तो ये वस्तु को क्या करेंगे? तो इस वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे? अगर यहाँ वस्तु है तो अगर वस्तु से यहाँ से अगर प्रकाश डाला जाए तो थोड़ा अंशतः मात्रा में थोड़ा सा निकले प्रकाश, तो उसको क्या बोलेंगे? इस वस्तु को तब क्या कहा जाएगा? और इस वस्तु पर अगर प्रकाश डाला जाए तो यहाँ से वस्तु से थोड़ा भी प्रकाश वापस नहीं जाता है, तो इस वस्तु को क्या कहेंगे? तो हम लोग को समझा, जब एक वस्तु में प्रकाश डाला जाए तो वो वस्तु से पूरी प्रकाश इस पार से उस पार चले जाए, मतलब एक पार से दूसरे पार चले जाए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पारदर्शी पदार्थ है। क्या है ये? पारदर्शी पदार्थ है। तो हम लोग याद रखेंगे जब कोई पदार्थ से होकर प्रकाश की किरण आर पार हो जाती है, जब कोई पदार्थ से होकर प्रकाश की किरण आर पार कर जाएगी, मतलब एक पार को छेद कर दूसरे पार तक पहुंच जाएगी, तो हम लोग उस वस्तु को या उस पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। अब हम लोग दूसरा में समझते हैं, जब कोई प्रकाश जा रही है लेकिन ये प्रकाश जो है पूरी इसको छेद नहीं पा रही है, अंशतः थोड़ी मात्रा में निकल रही है प्रकाश, लेकिन प्रकाश निकल रही है, बहुत कम मात्रा में निकल रही है। तो ऐसे पदार्थ को अगर बात करें तो यह पदार्थ जो होगा ये पारभासी होगा। क्या होगा? ये पारभासी पदार्थ, मतलब अंशतः मात्रा में, मतलब पारभासी पदार्थ में जो है प्रकाश अंशतः निकलेगा। क्या निकलेगा? इसमें प्रकाश बहुत ही कम निकलेगा, तो इसको हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। अब तीसरा अगर बात किया जाए तो प्रकाश तो जा रही है लेकिन इसी में टकरा के मतलब यहीं पर रह जाती है, इस पार नहीं जाती, कोई नामो निशान नहीं है इसका जाने का, इस पार नहीं जाती, इधर जाने का कोई एरिया ही नहीं है उसका। तो इसको ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ। क्या बोलेंगे इसको? अपारदर्शी पदार्थ। अब बात को समझना है, अपारदर्शी पदार्थ है कौन कौन? अगर पारदर्शी पदार्थ का बात किया जाए तो ये पारदर्शी पदार्थ कौन कौन है? हवा का बात करें, हवा में अगर टॉर्च बजाएंगे तो लगाएंगे तो वो क्या होगा? हवा में प्रकाश को छेदते हुए निकल सकते हैं प्रकाश। चश्मा का बात करें, हम लोग चश्मा जो पहनते हैं इसमें भी तो प्रकाश एक पार से दूसरा पार हो सकता है। अब पानी में कई प्रकाश डाल के देखे होंगे, पानी में भी तो प्रकाश एक पार से दूसरी पार जाती है। तो ये सब क्या हो गया? पारदर्शी पदार्थ है जिसमें कि प्रकाश आसानी से एक पार से दूसरा पार चले जाए। अब पारभासी पदार्थ का बात करें तो हम लोग कभी कभी देखते हैं कि बेलून आप लोग देखे होंगे, बेलून में अगर यदि टॉर्च मार के देखेंगे तो प्रकाश तो निकलती है, बेलून का रबर में जो है प्रकाश निकलती है लेकिन बहुत कम मात्रा में निकलती है। तो बेलून का अगर रबर का बात किया जाए तो वो पारभासी है। तेल लगा कागज, अगर यदि कोई कागज है हम लोग के पास, वो कागज में अगर तेल लगा दिया जाता है तो वो कागज को ना अगर यदि बल्ब के सामने लाते हैं तो वो क्या हो जाता है?
बहुत कम मात्रा में उससे प्रकाश आने लगती है, जबकि कागज को जब हम लोग तेल नहीं लगाते हैं तो उसका आर पार प्रकाश नहीं जाती है, लेकिन तेल लगाने के बाद प्रकाश आर पार होती है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि तेल लगा कागज, तेल लगा कागज। और एक बात हो सकता है, जैसे घिसा हुआ कांच ले लीजिए, घिसा हुआ कांच, ये सब क्या है? घिसा हुआ कांच। ये सब पारभासी पदार्थ का उदाहरण हो जाएगा। अपारदर्शी पदार्थ का बात करें तो अपारदर्शी में क्या होगा? तो वैसा पदार्थ जिसमें कि आर पार नहीं होगा, जैसे टेबुल ले लीजिए, अपारदर्शी पदार्थ है। टेबुल, कुर्सी, कॉपी, कुर्सी, कॉपी, कॉपी का बात कर ले, किताब का बात कर ले, है ना, दीवार का बात कर ले, ये सब क्या है? अपारदर्शी। अब दीवार वैसा टेप कांच का नहीं होना चाहिए, दीवार जो है एक मतलब अपारदर्शी होना चाहिए, ये ईंट से बना होना चाहिए, ये अपारदर्शी। अब हम लोग पदार्थ के बारे में समझ चुके हैं, कौन पारदर्शी है, कौन पारभासी है, कौन अपारदर्शी है। तो इसको बारी बारी से हम लोग जानते हैं। पदार्थ के बारे में भी हम लोग समझे हैं, जस्ट अभी समझे हैं कि पहला पदार्थ जो होता है इसका रूप होता है पारदर्शी पदार्थ। क्या पढ़े थे अभी? पारदर्शी पदार्थ। इसको हम लोग परिभाषा से समझते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश जिनसे होकर प्रकाश आसानी जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार प्रकाश आसानी से आर पार हो जाते हैं। आर पार समझ रहे? मतलब एक पार से दूसरे पार आर पार हो जाते हैं। आर पार हो जाते हैं, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब देखिए पारदर्शी पदार्थ में क्या होगा कि एक पार से दूसरे पार प्रकाश मिला नहीं जाएगा। अगर जैसे क्या बात करें तो अभी जस्ट हम लोग जाने हवा हो जाता है, चश्मा का बात करें, पानी का बात करें, कांच का बात करें, ये सब क्या है? ये सब पारदर्शी पदार्थ है। इसमें जब आप टॉर्च जलाकर देखिएगा तो एक भाग से दूसरे भाग तक इसका रोशनी पहुंच जाएगा, इसको हम लोग पारदर्शी कहेंगे। अब आते हैं दूसरा, पारभासी का बात करते हैं। पारभासी वे पदार्थ पारभासी तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश देखिए, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश अंशतः आर पार होते हैं, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ कहते हैं। प्रकाश अगर थोड़ा सा मात्रा में निकले उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे बैलून का रबर ले लीजिए, बैलून का रबर, तेल लगा कागज ले लीजिए, तेल लगा कागज ले लीजिए, कुहासा जो हम लोग जानते हैं, जाड़ के महीने में जो कुहासा आता है, कुहासा में कुछ दिखाई नहीं पड़ता लेकिन थोड़ा सा जरूर लाइट इस पास उस पर कुहासा हो गया। उसके बाद तेल लगा कागज कुहासा हो गया। और भी घिसा कांच बोल सकते हैं, घिसा हुआ कांच, ये सब हम लोग को याद रखना, ये पारभासी है। अब पारभासी के बाद एक और आता है, तीसरा पॉइंट में पढ़ते हैं अपारदर्शी पदार्थ जो होता है, और एक होता है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ देखिए, अपारदर्शी जो है सिंपल बात है कि मतलब यहाँ पर पार था लेकिन यहाँ पार है, मतलब एक पार से दूसरे पार नहीं जाता होगा। तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं होते, थोड़ी सी मात्रा इसका नहीं निकलेगा, नहीं होते हैं,
इसे ये अपारदर्शी पदार्थ में जो है प्रकाश कितनों हम डाल दें, कितनों तेज प्रकाश डाल दें, इससे अपार नहीं होते, वे उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो जैसे में कुछ ले ली, दीवार ले ली, हम लोग और भी दे सकते हैं, कॉपी, ब्लैक बोर्ड का बात करें, ब्लैक बोर्ड, इससे होकर कितनों प्रकाश डालिएगा तो एक पार से दूसरा पार नहीं पहुंचेगा। ब्लैक बोर्ड हो गया, किताब हो गया, है ना, ये सब क्या है, अपारदर्शी पदार्थ। और इस प्रकार से हम लोग इसको याद रखेंगे। अब हम लोग अपारदर्शी पदार्थ तो जान गए, तो अपारदर्शी पदार्थ अगर यदि जैसे कोई दीवार है, तो अपारदर्शी पदार्थ में अगर यदि यहाँ से कोई प्रकाश जाएगी तो इसी पार में रुक जाएगा, लेकिन इस पार में एक अंधेरा क्षेत्र बनेगा कि नहीं, एकदम अंधेरा क्षेत्र बनेगा। इस पार में जैसे हम लोग भी कभी कभी प्रकाश के सामने खड़ा होते थे, हमारा पीछे वाला क्षेत्र में जो अंधेरा बन जाता, उस अंधेरा क्षेत्र को क्या कह सकते हैं हम लोग, उस अंधेरा क्षेत्र को हम लोग छाया बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं अंधेरा क्षेत्र को? छाया। जैसे हम लोग शैडो बोलते हैं, तो छाया जो है हम लोग किसको बोलेंगे, जब किसी जब कोई प्रकाश वाले क्षेत्र में, है ना, अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं तो उसके पीछे वाले भाग में एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, छाया कहेंगे। तो यहाँ शॉर्ट कट में हम लोग थोड़ा छाया के बारे में जान लेते हैं। छाया बहुत ही मजेदार टॉपिक, छाया। अगर छाया का बात करें, चौथाई को छाया दे देते हैं, इसका अलग ही है, इसको स्टार पर रखते हैं, छाया। तो छाया वही है कि जब प्रकाश की दिशा में, जब प्रकाश की दिशा में कोई अपारदर्शी वस्तु को रख दी जाती है, तो वहाँ एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, तो वहाँ एक अंधेरा क्षेत्र बन जाती है। इसी अंधेरा क्षेत्र को क्या कहते हैं, छाया। इसी अंधेरे क्षेत्र को छाया कहते हैं, क्षेत्र को छाया कहा जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं अंधेरे क्षेत्र को कैसे छाया कहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर है, ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। अब यहाँ से इस पर टॉर्च जलाया गया है, यहाँ से टॉर्च दिखा रहे हैं इस पर, तो इसका टॉर्च का जो रोशनी इसका बॉडी पर आएगा, तो ये पूरा बॉडी जो है इसका अपारदर्शी है। अब इस पार में इसका हुबहू एक छाया बन जाएगा, हुबहू इसका एक छाया बन जाएगा। ये अंधेरा क्षेत्र है, ये अंधेरा क्षेत्र है इधर, इसका पीछे वाले साइड में अंधेरा होगा, तो ये छाया बन गया। इसका हम लोग इसका शब्द हुबहू इसको कह सकते हैं, ये इसका छाया। आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक समझेंगे। अच्छी उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला टॉपिक में इसको अगला जो वीडियो में आएंगे तो उसमें हम लोग प्रकाश का परावर्तन को लेकर आएंगे, प्रकाश किस प्रकार से परावर्तित होती है। बहुत ही इसका और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी चैप्टर नंबर 1 को एक ही लेक्चर में हम लोग नहीं बना सके। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिलता रहे और नया नया वीडियो बनाते रहे।